नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जो सबसे पहली खबर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को व्हाट्सएप और मेटा की डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस पर गंभीर चिंता जताई है। ये सुनवाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों के एक बेंच पर हो रही है जिसमें व्हाट्सएप की 2021 की मानो या छोड़ दो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा और यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के डेटा की सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है। माना जा रहा है कि इस फैसले का असर भारत में बड़ी टेक कंपनियों की जवाबदेही और डेटा प्राइवेसी नियमों पर पड़ सकता है। सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर ध्यान दिया जाएगा। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा सोनकर, ब्यूरो चीफ, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, कोर्ट ने नीति के खिलाफ माना, डेटा शेयरिंग को नीति के खिलाफ माना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है, उस पर क्या जानकारी है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप एलएलसी की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत जो है भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के शोषण की अनुमति नहीं देगा। अदालत मेटा और व्हाट्सएप द्वारा दायर उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिनमें राष्ट्रीय कंपनी जो है विधि, अपीलीय और न्यायाधिकरण के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा व्हाट्सएप की 2021 की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी उस पर लगाए गए 213 करोड़ लगभग के जुर्माने को बरकरार रखा था। इस मामले में सीसीआई की ओर से एक क्रॉस अपील भी दायर की गई थी जिसमें विज्ञापन उद्देश्यों के लिए डाटा साझा करने की अनुमति देने वाले जो इसके प्रतिस्पर्धा थे, जैसे विधि, अपीलीय जो न्यायाधिकरण थे, उनके खिलाफ जो निष्कर्ष को चुनौती दी गई थी। आपको बता दो, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की थी और मेटा की ओर से सीनियर एडवोकेट जो मुकुल रोहतगी थे और व्हाट्सएप की ओर से सीनियर एडवोकेट अखिल सुब्बल पेश हुए थे। दोनों ने बताया कि जुर्माने की राशि जमा की गई थी और निजी जानकारी की चोरी का सभ्य तरीका था। अपील स्वीकार करते हुए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने प्राइवेसी पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा कि हम आपको एक भी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे। आप इस पर देश के नागरिकों के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस साफ तौर पर जो है चीफ जस्टिस ने कहा, कई सारी टिप्पणियां भी हुई थी और सीबीआई ने कहा कि व्हाट्सएप की स्थिति एकाधिकार जैसी है और उपभोक्ता के पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। आप देश के संवैधानिक मूल्यों का मजाक बना रहे हैं। लोगों के निष्ठा के अधिकार से ऐसे कैसे खेल सकते हैं? ये बड़े तौर पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने बड़े तौर पर सवाल खड़े करे हैं कि व्हाट्सएप की ओर से जो पेश हुए थे एडवोकेट और जो मेटा की तरफ से जो एडवोकेट थे, उनको करीब जो निंदा की है चीफ जस्टिस ने और ये कहा है कि जब ये कहा गया कि पॉलिसी से बाहर निकलने आउटपुट और जो होता है उसका विकल्प है, तो चीफ जस्टिस ने उनकी व्यवहारिकता पर सवाल भी उठाया। ये कहा कि क्या सड़क पर फल बेचने वाली गरीब महिला आपकी शर्त को समझ पाएंगी? कहीं ना कहीं ऐसे बड़े सवाल खड़े करे गए हैं जो कि उनकी जो है देखा जाए तो उनके बाद उनकी चुप्पी नजर आई। जी कृष्णा, जाहिर सी बात है कि करोड़ों लोग यहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक यूज कर रहे हैं। अगर उनकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ होता है तो ये बड़ी बात है और भारत में ये भी माना जा रहा है कि इसका असर भारत में बड़ी टेक कंपनियों की जवाबदेही और डेटा प्राइवेसी नियमों पर भी पड़ सकता है, कि उनको जवाब देना पड़ेगा। जो टेक कंपनियां हैं उनको जवाब देना पड़ेगा इस पर। तो उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी जानकारी आई है या जवाब, उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब आया है? तो अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत जो डेटा है वो सिर्फ बेचा ही नहीं जाता बल्कि व्यावसायिक रूप से, बिजनेस रूप से शोषित किया जाता है। न्यायमूर्ति बागची ने खुद कहा है कि अदालत यह देखना चाहती है कि डेटा को कैसे किराए पर दिया जाता है और व्यवहारिक रुझानों के आधार पर विज्ञापनों में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी निंदा की गई और सीबीआई ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए यही कहा है कि व्हाट्सएप पर डॉक्टर को बातचीत के बाद तुरंत उसी से जुड़े विज्ञापन देखने लगते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जो है आपको जानकारी बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने बड़े सवाल किए और सबसे बड़ा आदेश दे दिया। जी कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कोर्ट के नीति के खिलाफ ये डेटा शेयरिंग का ये पूरा मामला कोर्ट ने नीति के खिलाफ माना है और बाधित किया है। इसमें उनकी जवाबदेही भी, जो टेक कंपनियां हैं उनकी जवाबदेही भी बहुत जल्द आ जाएगी। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। नई दिल्ली से खबर सामने आ रही है। लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित होने के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक का उद्देश्य सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहमति बनाना बताया जा रहा है और इसमें कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हिस्सा लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने के लिए ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि ये बैठक सदन की नियमित कार्यवाही और अनुमति प्रक्रियाओं को बाधित किए बिना आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। तस्वीरें सामने आ रही है। संसद के मकर द्वार पर सपा का प्रदर्शन जारी है और लगातार ये खबर आ रही है कि बैठक के दौरान सदन की अनियमित कार्रवाई और प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है, जिसमें ये जो बैठक हुई है इसको एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। जो कल से सदन चल रही है और उसमें कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष पर जोरदार हंगामा हो रहा है, जिसके चलते ये बड़ी बैठक रखी गई है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा सोनकर, ब्यूरो चीफ, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, कल से संसद में कार्रवाई चल रही है, मतलब बहस चल रही है और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में लगातार कटाक्ष हो रहा है और सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। कृष्णा, एक सदन को चलाने के लिए लगभग करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगभग हैरान करने वाली आ रही। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी 5 ही दिन हुए हैं और आज 5वां दिन है सदन की कार्रवाई चलते हुए, लोकसभा की कार्रवाई जो है वो बार बार स्थगित हो रही है। आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और उसके बाद जो है केवल 7 मिनट ही चलता है और उसके बाद जो है लगातार विपक्ष है वो हंगामा करता हुआ दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई, सामने गृह मंत्री बैठे थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे थे, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी जो है करीब जो है विरोध करा गया और कहीं ना कहीं अभी आपको बता दूं जानकारी निकल कर आ रही है कि जो है मणिकर्णिका घाट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा और अन्य प्राचीन संरचनाओं को चोरी करने का जो आरोप है, लगातार समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया है। और आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी नेताओं ने इस काशी की प्राचीन संस्कृति और विरासत पर सीधा हमला बताते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। आपको उधर लगातार जो है जो विपक्ष पार्टी है वो एक होती हुई दिखाई दी है किसी भी मुद्दे पर। इससे पहले देखा गया कि किस तरह से राहुल गांधी और जो स्पीकर है ओम बिरला, उनके बीच में तीखी बहस हुई थी और उसके बाद जो है फिर उसके बाद संसद जो है स्थगित करना पड़ा। स्थगित दूसरी बार हुई है। दूसरी बार जब स्थगित हुई तो कहीं ना कहीं ओम बिरला भी इस पर विचार विमर्श कर रहे थे और तुरंत जो है विपक्ष पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनकी मीटिंग बुलाई है और जो इनकी मीटिंग में ये कहा गया है कि सुचारू रूप से जो है संसद चले। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी बड़ी बात की गई कि जो है संसद जो है लगातार स्थगित की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी मर्यादा को बनाए रखे और बिल्कुल नियमों का पालन करे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विपक्ष है वो नियमों का पालन नहीं कर रहा, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर अगर ये विरोध प्रदर्शन करेंगे तो ये बिल्कुल कृष्णा, ये जो खबर सामने आ रही है अहिल्याबाई की प्रतिमा तोड़ने पर विरोध कर रही है सपा, तो क्या सपा नहीं बीजेपी के ही नक्शे कदम पे चल रही है? क्योंकि बीजेपी ऐसे मानते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर खेलती है, तो क्या सपा नहीं वही कर रही है? अहिल्याबाई का पोस्टर लेकर आगे आ रही है, मंदिर तोड़ने को लेकर आगे आ रही है, तो क्या सपा भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है? आपको बता दूं अगले साल जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने और ऐसे में जो है समाजवादी पार्टी पहले से ही अलग मोड पर दिखाई दे रही है और उसी को लेकर जो लगातार यूपी के अंदर मंदिर हो और उस पर लेकर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का एक गेम पॉलिसी चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट से ये दिखाया कि किस तरह से बीजेपी जो है वो मंदिरों के लिए जो किस तरह से आगे आती है, वैसे ही सेम जो समाजवादी पार्टी की करती हुई दिखाई दे रही है। आज राम गोपाल यादव के समाजवादी पार्टी के सांसदों ने साफ तौर से कहा है
कि बनारस में मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ की गई। शुरू से ही वहां महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा थी, अन्य प्रतिमाएं भी थी, जिसे तोड़ दिया गया है। बनारस की अपनी एक प्राचीन संस्कृति है, उसकी गलियां, उसके मंदिर और परंपराएं जो सब जो है भारतीय पार्टी है उसको हटाना चाहती है। कहीं न कहीं जो है गंभीर आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कहीं न कहीं इससे पहले देखा गया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और कहीं न कहीं जिस तरह से 2027 में जब चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो उसको लेकर जो है इनका विचार विमर्श हुआ और किस तरह से जो सरकार है, मौजूदा सरकार को घेरने की किस तरह तैयारी चल रही है। कहीं न कहीं जब बनारस में जब ये कार्रवाई चल रही थी, उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, जो संसद के भीतर जो है उसको लाया गया है। अब बता दूं आपको कि संसद के मुख्य द्वार है, वहां पर जो है समाजवादी पार्टी के सांसद इकट्ठा हुए हैं और वहां पर जो है बनारस में जो मणिकर्णिका घाट पर जो तोड़फोड़ की गई है, तो अहिल्याबाई को होलकर की जो प्रतिमा थी उसको लेकर जो है बड़ा मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हंगामे के आसार बिल्कुल तौर पर लग रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस उपस्थित सांसद है, सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी है। और जिस तरह से आपने सवाल किया कि कई करोड़ रुपए लगते हैं संसद चलाने के लिए, बिल्कुल कई करोड़ रुपए जो है एक दिन के लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर संसद न चल पाए, क्योंकि संसद इसलिए चलाई जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कानून को लेकर आना, कोई कानून में अमेंडमेंट करना, अगर ये कानून अगर नहीं बनाए जाते, अमेंडमेंट नहीं करे जाते, अगर विरोध प्रदर्शन किया जाए, तो कहीं ना कहीं जनता का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह जो विपक्षी पार्टी है उनको भी यही उनको भी नियम का कुछ ना कुछ पालन करना चाहिए कि सरकार किस पर अगर कुछ ना कुछ बहस का विषय चल रहा है, अगर जीरो आर चल रहा है, क्वेश्चन मार्क चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भागीदारी करनी चाहिए। लेकिन स्थगित होने पर कहीं ना कहीं जनता का जो और पैसा वो बर्बाद हो रहा है। जी जी कृष्णा, जो ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, धरना दिया जा रहा है, क्या ये पूरा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए हो रहा है? क्योंकि जो भी सपा है वो नक्शे कदम पे तो बीजेपी के ही चल रही है। अहिल्याबाई की जो मूर्ति को लेकर बहस चल रही है, तो क्या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए हो रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया कि समाजवादी पार्टी पिछले कुछ महीनों से जो है अलर्ट मोड पर है, कई बड़ी बड़ी रैलियां भी की जा रही है, मीटिंग्स की जा रही है, क्योंकि चुनाव को लेकर जो है एक अलग अलग मुद्दे चाहिए, तो उनको एक मुद्दा मिला है बनारस का मणिकर्णिका घाट वाला। तो कहीं ना कहीं उसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी के सांसद है, तो कहीं ना कहीं उसी को ही एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ के और यहीं से ही जो है इतना जो कहने को जिस तरह से महारानी अहिल्याबाई और उस तरह उनकी प्रतिमा थी और वहां से तोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जहाँ बीजेपी चाहती है कि मंदिर को बनाया जाए, जो हमारी प्रतिमाएं को बनाया जाए, तो वहीं पर ही इन पर जो है हथियार चलाए जा रहे हैं, इनको तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। जिस जी तरह से आपको दिखा दूं कि जिस तरह से जो सांसद है, तकरीबन 23 सांसदों ने समाजवादी पार्टी के विचार किया था संसद चलने से पहले, विमर्श किया था, मीटिंग जी हुई थी बहुत बड़ी, और उसको लेकर भी रणनीति की जा रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार है यूपी के अंदर, वहां से कुछ मुद्दे ले जाए, वो मुद्दे होंगे मंदिर से जुड़े हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद जहां पर नारा लगाती है कि मंदिर हमारी देश की विरासत है और उस मंदिर जी को हम बना जी के रहेंगे, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के नक्शे कदम से चलती हुई दिखाई दे रही है। जी कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर नई दिल्ली से आ रही है। लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित होने के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है और बैठक का उद्देश्य सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहमति बनाना बताया जा रहा है। मंत्री सांसदों का समय बर्बाद हो रहा है, ऐसा किरण रिजिजू का कहना है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर सीधा उन्होंने निशाना साधा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी ये बातें कही गई हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। और आज अच्छे सोच के साथ खुद तो ठीक से डिबेट में अपना बात नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी में भी कई ऐसे सांसद हैं जो अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं, बोलना चाहते हैं। उनका भी समय राहुल गांधी जी की वजह से खराब हो रहे हैं। और आज
और आज अच्छे सोच के साथ खुद तो ठीक से डिबेट में अपना बात नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों को। अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में नगर पालिका के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़े का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका के जन्म मृत्यु विभाग के एक कतराटी कर्मचारी की मिलीभगत से नकली और डुप्लीकेट प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। पुलिस ने पूरे शहर के आरके ऑनलाइन साइबर कैफे पर छापा मारकर इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। छापेमारी में कंप्यूटर, प्रिंटर, नकली मुहरे और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। आरोप है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, शिक्षा और कानूनी कामों में किया जा सकता है। पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। दिनांक 29 जानेवारी 2026 रोजी एक गोपनीय बातमीदारामार्फतीने मिळालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने प्रभारी अधिकारी नंदुरबार शहर पोलीस स्टेशन यांनी एका सायबर कॅफेवर छापेमारी टाकली होती आणि त्या छापे दरम्यान काही दस्तावेज मिळून आले होते जे प्रथमदर्शनी जन्म मृत्यू दाखले सारखे दिसत होते। त्या अनुषंगाने प्रभारी अधिकारी नंदुरबार शहर पोलीस स्टेशन श्री निलेश देसले यांनी नगर परिषदचे जे संबंधित अधिकारी आहे त्याचबरोबर सीईओ आहे त्यांना संपर्क साधून त्यांना पत्रव्यवहार करून या दस्तावेजांची जे काही व्हॅलिडिटी आहे त्याबद्दल त्यांना विचारले असता प्रथमदर्शनी त्या डॉक्युमेंट जे आहे ते खोटे असल्याचे निदर्शनास अगली खबर बिहार से आ रही है। बिहार के मोकामा से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। पूर्व अपराधी विधायक अनंत सिंह ने आज विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली है। अनंत सिंह ने जो दुलारचंद यादव हत्याकांड में अक्टूबर से बेवर जेल में बंद थे, उन्हें कोर्ट ने विशेष अनुमति दी है ताकि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके। शपथ ग्रहण के दौरान जेडीयू के नेता और अन्य विधायक उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। समारोह पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है और शपथ लेने के बाद अनंत सिंह वापस बेवर जेल लौट गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें न्याय की उम्मीद है और जांच अभी भी जारी है। अनंत सिंह का विधानसभा में शामिल होना राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर गया है। ये कदम राज्य की राजनीति में नए मोड़ की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी की निगाहें इस पूरे आगामी घटनाओं पर टिकी हुई हैं। विपक्षी कुछ बोलने का बच भी हो गया है, वो बोले वाला बोलते रहे, कुछ होना है नहीं। बेटी और महिलाएं सुरक्षा नहीं है बिहार। अब उनका दोस्त पार्टी से टिकट लेके लड़ना पड़ेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के चर्चित लाडकी बहन योजना को अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल की सबसे बेहतरीन योजना बताया। शिंदे ने कहा कि इस योजना पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और आलोचनाओं के बावजूद उनकी सरकार पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि योजनाओं की राशि बढ़ाकर 2100 रुपए की जाएगी और किसानों की कर्ज माफी भी समय पर पूरी की जाएगी। शिंदे ने लोगों से ये अपील की है कि भ्रामक बातों में ना आए और विकास के लिए काम करने वालों को ही चुने। अगली खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई से एक गंभीर सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। कोस्टल रोड के टनल में रविवार देर रात लगभग 1:45 में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने पीछे चल रही कार को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक महिला की नाक में गंभीर चोटें आई हैं। वो अपनी सास और पति के साथ बोरीवली से कोलाबा स्थित होटल डिनर के लिए जा रही थी। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जांच में पता चला कि मर्सिडीज कार 18 वर्षीय नाबालिग की देखरेख में 17 वर्षीय दोस्त चला रहा था। कार वरिष्ठ नागरिक कारोबारी के नाम पर रजिस्टर्ड है और पुलिस ने कार मालिक, उसकी पोती और नाबालिग चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। हादसे ने सड़क सुरक्षा और नाबालिग को द्वारा वाहन चलाने की गंभीरता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
अगली खबर चित्रकूट से आ रही है। चित्रकूट से एक पुलिस प्रशिक्षण और अनुशासन संबंधित खबर सामने आ रही है। मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया है और सलामी लेकर पुलिस कर्मियों की ड्रिल का मूल्यांकन किया गया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य के लाभ के लिए दौड़ लगवाने के साथ व्यायाम भी कराया है। निरीक्षण के दौरान आरटीसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट जो आरक्षी हैं उनके अनुशासन बनाए रखने के उनको निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रतिसार निरीक्षक और प्रभारी आरटीसी को आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन का भ्रमण करते हुए कार्टर गार्ड परिवहन शाखा बैरिक सीपीसी कैंटीन पुलिस मेस और स्टोर रूम का निरीक्षण किया है और जल्द से जल्द कमियों को दूर करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि निरीक्षण के अंत में कर्मचारियों का आदरणीय रूप से भी देखा गया है और ये कदम पुलिस विभाग में अनुशासन और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। चित्रकूट से शिक्षा और समाज में बदलाव की मिसाल सामने आ रही है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अपनी 3 वर्षीय बेटी सिया का दाखिला किसी नामी प्राइवेट प्ले स्कूल में नहीं कराया, बल्कि ट्रैफिक चौराहा स्थित सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में कराया। डीएम ने यह कदम सरकारी शिक्षा प्रणाली पर भरोसा और बच्चों के सर्वगुण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए नियमित गतिविधियां, कहानी सुनाना, कविता, चित्रकारी, समूह खेल और पोषण आहार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिया भी अन्य बच्चों की तरह सभी गतिविधियों में हिस्सा लेती है और मध्याह्न भोजन के समय सभी बच्चों के साथ बैठकर भोजन करती है। आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका का कहना है कि डीएम की बेटी के आने के बाद अभिभावकों में सरकारी शिक्षा के प्रति विश्वास बढ़ा है और अब वो सभी बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाने को गंभीरता से सोच रहे हैं। डीएम पुलकित गर्ग ने सभी से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराएं, क्योंकि अब ये प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कम नहीं है। मतलब अब प्राइवेट स्कूल से वो सरकारी स्कूल कम नहीं है। देखिए, मेरी डॉटर जो है उनका नाम सिया है। वो लगभग 3.5 वर्ष की हो गई हैं। तो उनका हम चाहते थे कि उनको किसी ना किसी प्ले स्कूल या अन्य जगह आंगनवाड़ी हम कहीं ना कहीं उनको अब भेजना शुरू करें स्कूल में। तो जैसा एक मैं ऑफिसर के साथ साथ मैं सबसे पहले एक पिता भी हूँ। तो एक जैसे एक माता पिता जैसे सभी करते हैं, तो वो विभिन्न स्कूलों में जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर अच्छी शिक्षा है, कहाँ पर अच्छी गतिविधियाँ हो रही हैं, कहाँ पे बच्चों को भेजना चाहिए। तो मैं ये बताना भी चाहूँगा कि मैंने सभी प्रकार के प्ले स्कूल्स मैंने भी देखे एक पिता होने के नाते, और मैं कई आंगनवाड़ी में भी गया और अन्य प्ले स्कूल्स में भी गया। तो लेकिन मेरा और वाइफ का ये एनालिसिस था कि हमारे आंगनवाड़ी जो हैं वो आज के समय बहुत ही अच्छी स्थिति में है और मेजॉरिटी जगह पे जो है बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। जहाँ नहीं भी है वहाँ पर भी मौके पे कार्य अभी वर्तमान में जारी है, नए आंगनवाड़ी बन रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को केयर होती है, बच्चों को ध्यान दिया जाता है और प्ले स्कूलों के मुताबिक यहाँ पे बच्चों पे मतलब ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक एक बच्चे पे बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उन्हें अच्छे से सिखाया जाता है। आज हम अपने आंगनवाड़ी पे बच्चों के साथ बैठे हैं, आए हुए हैं और आंगनवाड़ी में आज हम दिन के हिसाब से ही बच्चों को कार्यक्रम कराते हैं। आज जैसे है सोमवार, तो सोमवार को हमें जो गतिविधि करानी है वो हम कराते हैं बच्चों को। और उस गतिविधि पहले तो था उसमें प्रार्थना, और फिर उसके बाद था व्यक्तिगत मतलब सब साफ सफाई बताना बच्चों को, और उसके बाद था शरीर के अंगों का नाम। तो वो अलग-अलग दिन हाँ, अलग-अलग दिन जैसे हैं उसी हिसाब से अलग-अलग। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य की पर्यावरण मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी सामने आई है। जानकारी के अनुसार पायलट ने संभाजी नगर से लातूर की उड़ान भरने से पहले ही खराबी को भांप लिया, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया। पंकजा मुंडे लातूर में आयोजित एक चुनावी सभा में हिस्सा लेने जा रही थी। घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है।
इस पूरे मामले से हेलीकॉप्टर की सुरक्षा, जांच और तकनीकी निरीक्षण की महत्वता फिर से उजागर हो गई है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण मंत्री सुरक्षित रहीं और कार्यक्रम में शामिल होने की योजना प्रभावित नहीं हुई। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।